नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्री। भारत में कर केवल सरकार का औजार नहीं रहा, वह सत्ता, समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का दर्पण रहा है। जिस काल में सत्ता जैसी थी, कर वैसा ही था, और कर जितना कठोर हुआ, समाज उतना ही टूटता गया। भारत की कर यात्रा दरअसल भारत की सत्ता यात्रा है। यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब कर टैक्स नहीं था, वह बलि था। वैदिक काल, जब कर राशि नहीं बल्कि अंश था। ऋग्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों में कर का उल्लेख बलि के रूप में मिलता है। यह अनिवार्य नकद कर नहीं था, यह उत्पादन का एक छोटा अंश था। किसान अनाज देता था, पशुपालक दूध या पशु, व्यापारी वस्तु, राजा बदले में सुरक्षा और न्याय देता था। इस काल में कोई केंद्रीय राजकोषीय लेखा उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि राज्य की कुल आय कुल उत्पादन का लगभग 5 से 8% से अधिक नहीं होती थी। यह कर राजा के भंडार में नहीं, सार्वजनिक यज्ञ, सेना, अकाल राहत और सामाजिक आयोजनों में खर्च होता था। यह कर व्यवस्था नहीं बल्कि एक तरीके का सामाजिक अनुबंध था। फिर आते हैं मौर्य काल की तरफ, जहां पहली बार संगठित कर अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में कर व्यवस्था का सबसे विस्तृत और प्रामाणिक विवरण मिलता है। मौर्य साम्राज्य में राज्य की आय के मुख्य स्रोत थे भूमि कर, जो फसल का छठा हिस्सा होता था, व्यापार कर, सीमा शुल्क, खनिज कर, वन कर, नमक और मदिरा कर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य राज्य की वार्षिक आय लगभग 800 मिलियन पौंड, जो कि उस समय की मुद्रा थी, के आसपास थी। यह उस समय विश्व की सबसे बड़ी राजस्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। इतिहासकार रोमिला थापर और आर एस शर्मा के अनुसार मौर्य काल में कर आय साम्राज्य के सकल उत्पादन का लगभग 12 से 15% थी। यह आय खर्च होती थी सेना पर, सड़क और सराय पर, नगर विकास पर, प्रशासन पर, सिंचाई पर। यह वह काल था जब कर राज्य को मजबूत करता था, समाज को तोड़ता नहीं था। फिर आया गुप्त काल, जहां संतुलित कर और सांस्कृतिक निवेश का जिक्र मिलता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में दर जो कर की थी, वो मौर्य काल की तुलना में कम थी, और राज्य की आय जो थी, भूमि कर, व्यापार कर, नगर शुल्क, बंदरगाह शुल्क, इन सब पर आधारित थी। यह अनुमानत एक लाग है कि गुप्त राज्य की वार्षिक कर आय कुल उत्पादन का लगभग 10 से 12% अनुमानित थी, लेकिन इस आय का बड़ा हिस्सा शिक्षा संस्थानों, मंदिरों, विश्वविद्यालयों, नगर निर्माण, सड़क और जल व्यवस्था पर खर्च होता था। कर समाज में लौटता हुआ दिखाई देता था। सल्तनत काल में कर का राजनीतिक रंग आ गया। दिल्ली सल्तनत में कर व्यवस्था धार्मिक और राजनीतिक हो गई। खराज, जजिया, व्यापार कर, सीमा शुल्क, इस काल में कर वसूली अधिक कठोर हुई। अनुमानतः सल्तनत काल में कर आय सकल उत्पाद का लगभग 15 से 18% तक पहुंच गई थी, लेकिन कर का बड़ा हिस्सा सेना, दरबार, युद्ध, राजनीतिक विस्तार पर खर्च होता था। और यही वह क्षण था जहां कर और जनता के बीच दूरी बढ़ने लगी। मुगल काल में भारत की सबसे बड़ी पूर्व आधुनिक कर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया। अकबर के समय मुगल साम्राज्य की वार्षिक कर आय लगभग 90 से 100 करोड़ रुपए उस समय के मूल्य में मानी जाती है। इतिहासकार इरफान हबीब की माने तो अकबर काल में मुगल राज्य की कुल आय विश्व में उस समय की सबसे बड़ी राजस्व प्रणाली बनी थी, और मुगल कर आय भूमि कर से लगभग 80%, व्यापार से 10%, अन्य स्रोतों से 10%। यह आय सेना, किले, शहर, सड़क, प्रशासन पर खर्च होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह कर भारी होने लगा और किसानों पर बोझ ज्यादा बढ़ने लगा। ब्रिटिश काल आया और यहां से कर शोषण की फैक्ट्री के रूप में जन्म ले गया। 1757 के बाद भारत कर की खदान जैसा हो गया, मानो माइनिंग चल रही हो। ब्रिटिश शासन में ज्यादातर जो स्रोत थे कर के, वो थे भूमि कर, नमक कर, कपड़ा कर, व्यापार कर, रेल कर और 1860 के बाद आय कर। 1850 के आसपास ब्रिटिश सरकार भारत से सालाना लगभग 20 से 25 मिलियन पाउंड कर के रूप में वसूलती थी। 1900 तक यह बढ़कर लगभग 60 मिलियन पाउंड हो गया। 1938 तक ब्रिटिश भारत की कुल वार्षिक कर आय लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए पहुंच चुकी थी।
लेकिन इस धन का उपयोग भारत में नहीं होता था, ब्रिटेन में होता था। ब्रिटिश इतिहासकार एंगस मैडिसन और उदित राज पटेल के अनुसार भारत से ब्रिटेन को जाने वाला धन आज के मूल्य में लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर था। यह कर भारत के लिए विकास नहीं, ब्रिटेन के लिए औद्योगिक ईंधन था। स्वतंत्र भारत, जहां से कर को राष्ट्र निर्माण की परिभाषा में जोड़ा गया। 1947 में भारत को कर मिला, लेकिन टूटी अर्थव्यवस्था के साथ। 1950 में भारत की कुल कर आय लगभग 400 करोड़ रुपए थी। 1960 तक यह बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हुई। 1980 तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए। 1991 में लगभग 1 लाख करोड़। 2010 में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए। 2024-25 में भारत की कुल कर आय जो केंद्र सरकार की है लगभग 30 लाख करोड़ के आसपास है। आज भारत का टैक्स जीडीपी अनुपात लगभग 11 से 12% है, जो विकसित देशों से अभी भी कम है। फिर जीएसटी का युग आया और जीएसटी लागू होने के बाद भारत की अप्रत्यक्ष कर आय 2018 में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए, 2020 में लगभग 6.5 लाख करोड़, 2023 में लगभग 18 लाख करोड़, 2024 में लगभग 20 लाख करोड़। जीएसटी ने कर को हर नागरिक की जरूरत से जोड़ दिया। अब कर उत्पादन से नहीं, उपभोग से वसूला जा रहा है। आज की वास्तविकता यह है कि भारत में करीब 1.5 करोड़ लोग ही वास्तविक इनकम टैक्स देते हैं। बाकी देश अप्रत्यक्ष करों से टैक्स देता है, यानी टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा मध्यम और गरीब वर्ग पर पड़ता है। अगर हम बात करें कि सनातन की दुनिया और आज का, क्योंकि आज हिंदुत्व की बात होती है और राष्ट्र के अलग अलग एजेंडे में सनातन व्यवस्था की बात होती है, तो सनातन कर बनाम आधुनिक कर की अगर कल्पना करें तो सनातन व्यवस्था में कर क्षमता पर आधारित था, लेकिन आज आवश्यकता पर आधारित है। सनातन में कर सीमित था, आज कर सर्वव्यापी है। सनातन में कर राजा का धर्म था, आज कर नागरिक का डर है। सनातन में कर समाज का निवेश था, लेकिन आज कर समाज का राजस्व है। भारत में कर की यात्रा की बात करें तो यह बलि से शुरू होकर राजस्व बनी, फिर शोषण बनी, फिर विकास बनी और अब नियंत्रण बन चुकी है। कर आज राष्ट्र निर्माण का साधन है, लेकिन सामाजिक न्याय का नहीं। कर आज संविधान का उपकरण है, लेकिन सांस्कृतिक संतुलन का नहीं। और यही कारण है कि भारत में करदाता गर्व नहीं करता, वह केवल बचने की कोशिश करता है। भारत की असली कर यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। वह दिन तब आएगा जब कर फिर से दंड नहीं, भागीदारी बन जाएगा। जब कर फिर से सरकार की मजबूरी नहीं, सामूहिक विश्वास बनेगा। जब कर फिर से राज्य और समाज के बीच सेतु बनेगा। और शायद वही दिन भारत की सनातन कर परंपरा की वास्तविक वापसी होगी। सवाल बड़ा जायज सा है कि अगर पुरानी दुनिया में कर की व्यवस्था सनातन के हिसाब से खुशहाली और न्याय से जुड़ी हुई थी, धर्म प्रासंगिक थी, तो आज धर्मपरायण होने का दावा करने वाली हमारी सरकारें वैसी कर की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर हम ऊपर से नीचे तक कर की पूरी यात्रा पर ध्यान डालें, तो जहां कर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी, वहां असंतोष और विद्रोह पूरी तरीके से फैला। आपकी क्या राय है? लिखिएगा जरूर, क्योंकि न्यूज ट्रे में यह छोटी सी पेशकश सिर्फ इस बात के लिए था कि पहले टैक्स खर्चे के ऊपर लगता था और अब इनकम के ऊपर लग रहा है। तो सुविधा से दंड जैसी पूरी व्यवस्था का यह पूरा पैमाना आखिर सच है? अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।